Assalamu alaikum. In this video I am going to teach you theories of receptor. So let's start with occupation theory of receptor. थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बात ज़रूरी है कि हम इसके नाम पे फोकस करें, क्योंकि काफ़ी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनसे हमें नाम से पता चल जाता है कि ये थ्योरी कहना क्या चाहती है। ठीक है, तो अगर आप फोकस करें तो ये थ्योरी जो है वो रिसेप्टर्स की थ्योरी है। ठीक है, और उसके बाद इस थ्योरी का नाम है ऑक्यूपेशन थ्योरी। ठीक है, मतलब रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। ठीक है, यानी रिसेप्टर को कोई चीज़ ऑक्यूपाई कर रही है। और रिसेप्टर को कौन सी चीज़ ऑक्यूपाई करती है? ऑब्वियसली हमारी ड्रग ऑक्यूपाई करती है। तो इसका मतलब ओवरऑल बात हो रही है रिसेप्टर के ऑक्यूपेशन की। ठीक है, तो आपको अभी नाम से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा इस थ्योरी के बारे में। अब ये थ्योरी किसने प्रपोज्ड की थी? ये थ्योरी प्रपोज्ड की थी गैडम एंड क्लर्क ने। अब इस थ्योरी की स्टेटमेंट क्या है? ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी कहती है कि जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड। ठीक है, कि कितने नंबर रिसेप्टर्स के ऑक्यूपाई हो रहे हैं, कितने ज़्यादा रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। अब रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कौन करेगा? रिसेप्टर को ऑक्यूपाई ऑब्वियसली ड्रग करेगी। क्यों? क्योंकि ड्रग ही का तो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो हमें ये 3 पॉइंट्स बस याद रखने हैं कि फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड। जितने ज़्यादा रिसेप्टर ऑक्यूपाई करेगी हमारी ड्रग, उतना ही ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आएगा। ये दोनों चीज़ें जो है ना एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये इस थ्योरी की स्टेटमेंट बस यही है। अब आते हैं हम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स की तरफ कि जो हमारा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक अमाउंट ऑफ डोज, दूसरा नंबर ऑफ रिसेप्टर्स अवेलेबल, तीसरा इंट्रिंसिक एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी ड्रग है वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है और उस ड्रग के लिए हमारी बॉडी में कितने रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं जिनसे जाकर ये ड्रग बाउंड होगी। तो तीसरी ये चीज़ कि इस ड्रग की टोटल इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब है मैक्सिमम एक्टिविटी या मैक्सिमम एक्शन जो हमारी ड्रग दिखा सके, उसको हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हमारी ड्रग का वो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितनी कंसंट्रेशन या कितनी ड्रग अवेलेबल है, कितना अमाउंट अवेलेबल है, डोज कितना दिया है हमने, एक ही बात हो जाएगी ये, और रिसेप्टर्स कितने अवेलेबल हैं और ड्रग की एक्टिविटी कितनी है। ठीक है, यानी ड्रग का कितना पोटेंशियल है, कितना एक्शन वो दिखा सकती है। तो इन तीनों चीज़ों पे जो है ना वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। अब आते हैं हम इस थ्योरी के एक्सप्रेशन पे। इस थ्योरी के इस तरह से एक्सप्रेस्ड किया जाता है K1 R इंटू ए। अब यहाँ पे K1 क्या है? K1 यहाँ पे है एसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, और R जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिसेप्टर्स नॉट ऑक्यूपाइड बाय ड्रग्स। ए है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स और डोज। ठीक है, अब ये बातें आपने सुन ली, अब मैं आपको सही से समझाती हूँ। K1 जो है वो एसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, और R जो है वो रिसेप्टर्स, वो वाले रिसेप्टर्स हैं जिनको ड्रग ने अभी बाउंड नहीं किया, यानी जिन रिसेप्टर्स को ड्रग ने अभी ऑक्यूपाई नहीं किया, और ये हमारी फ्री कंसंट्रेशन है ए ड्रग की। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप ए देखें तो समझ जाइएगा कि ये ड्रग की बात कर रहे हैं कि ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है। ये जो ब्रैकेट्स है, इस ब्रैकेट से हम कंसंट्रेशन को शो करते हैं। ठीक है, और आर जो है कैपिटल आर जब भी आपको आगे दिखाई दे इस पूरी इक्वेशन में तो समझ जाइएगा कि ये फ्री रिसेप्टर्स की बात हो रही है, ये ऑक्यूपाइड रिसेप्टर्स की बात नहीं हो रही। और K1 एसोसिएशन को हम मेंशन करते हैं। अब एसोसिएशन का मतलब ड्रग और रिसेप्टर जब आपस में मिल जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों अब जो है ना वो एसोसिएटेड हैं, क्योंकि अभी हम देखने जा रहे हैं कि ये किस तरह से एसोसिएट होंगे। ठीक है, मतलब अभी ये एसोसिएट नहीं हुए।
अभी ये फ्री फॉर्म में हैं, अभी एसोसिएट होने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी अब आपको ये K1 दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि अभी एसोसिएशन होने जा रही है, बट एसोसिएशन हुई नहीं। इसलिए K1 एसोसिएशन वाली इक्वेशन में हमेशा हम R और A रिसेप्टर और ड्रग हमेशा सेपरेट लिखेंगे दोनों, ठीक है। अब आपने ये एसोसिएशन वाली बात जो है ना अपने जहन में बिठा देनी है, ठीक है। ये वाली जो पहली बात थी ये एसोसिएशन की थी। अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ कि सिमिलरली रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज गिवन बाय एक्सप्रेशन K2RA। अब आ गई बात डिसोसिएशन की। अब आप सोच रहे होंगे कि एसोसिएशन पहले आया है, डिसोसिएशन बाद में आया है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, पहले हम ये देखेंगे ना कि ये दो चीज़ें जो है एसोसिएट होंगी या नहीं, ठीक है। पहले तो हम उनकी एसोसिएशन की बात करेंगे, उसके बाद हम डिसोसिएशन की बात करेंगे ना, क्योंकि डिसोसिएशन क्या होती है? डिसोसिएशन होती है सेपरेशन, ठीक है, यानी डिसोसिएट हो जाना। अब सेपरेट तो वो चीज़ें होंगी ना, डिसोसिएट तो वो चीज़ें होंगी जो पहले से मिली हुई हों, जो पहले से बॉन्ड बना चुकी हों, या जो पहले से कंबाइन हों, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। तो ड्रग और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ बात हो रही है डिसोसिएशन की, और डिसोसिएट वो चीज़ होती है जो पहले से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, ठीक है। तो एसोसिएशन में आप जब भी बात कर रहे थे, आप हम ड्रग, ठीक है, R और A सेपरेट लिख रहे थे इक्वेशन में, बट जब डिसोसिएशन के इक्वेशन हम लिखेंगे तो हम ड्रग और रिसेप्टर दोनों साथ लिखेंगे। अब साथ क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम इसमें डिसोसिएशन की बात करने जा रहे हैं, और डिसोसिएशन वहाँ होती है, डिसोसिएशन तब होती है जो जब कॉम्प्लेक्स बना हुआ हो, ठीक है। तो K2 क्या है हमारा? K2 जो है वो डिसोसिएशन है, और K1 क्या था? K1 एसोसिएशन था। इसलिए अब आते हैं इस बात की तरफ। अब यहाँ पे देखेंगे आप K2 जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और RA जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। अब यहाँ पे जो रिसेप्टर है ना वो ड्रग के साथ ऑक्यूपाई है, ऑलरेडी ये दोनों एक दूसरे को ऑक्यूपाई कर चुके हैं, इसलिए हम K2 की बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। जबकि वहाँ पे रिसेप्टर जो है ना वो नॉट ऑक्यूपाइड था, बट यहाँ पे रिसेप्टर जो है ऑक्यूपाई है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं हम इक्विलिब्रियम की तरफ। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जो एसोसिएशन कांस्टेंट है और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो दोनों जो हैं एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितनी ड्रग रिसेप्टर के साथ एसोसिएट हो रही होगी एक साइड पे, दूसरी साइड पे उतनी ही ड्रग रिसेप्टर से सेपरेट हो रही होगी, यानी जितनी एसोसिएशन होगी उतनी ही डिसोसिएशन होगी। रेट ऑफ एसोसिएशन और रेट ऑफ डिसोसिएशन जो है ना वो इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम में तो यही होता है ना। और ये इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है, ये एसोसिएशन की इक्वेशन है, ये रिसेप्टर है, ये ड्रग है, और ये डिसोसिएशन की इक्वेशन है। डिसोसिएशन में कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है, उसके बाद जाके डिसोसिएट होगा, एसोसिएशन में कॉम्प्लेक्स अभी बनने जाता है। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। R जो है ये है रिसेप्टर फ्री फॉर्म में, ठीक है, और RA क्या है? ये है रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। A जो है वो ड्रग को मेंशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी रिसेप्टर है, यहाँ भी रिसेप्टर है, ये फ्री रिसेप्टर्स हैं, और ये वाले जो हैं वो बाउंड रिसेप्टर्स हैं, ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स में है। अब ये फ्री रिसेप्टर और बाउंड रिसेप्टर जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल रिसेप्टर। ये स्मॉल r जो है ये टोटल रिसेप्टर्स को मेंशन कर रही है, ठीक है। तो अब आपको जब भी ये स्मॉल r दिखाई दे तो समझ जाइएगा ये स्मॉल r जो है वो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिसेप्टर्स को मेंशन कर रही है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। K1 और K2, ये वही K1 एसोसिएशन वाली है, ये डिसोसिएशन वाली है। अब इस इक्वेशन में बात वही इक्विलिब्रियम की हो रही है, बट यहाँ पे जो है ना इस R को मेंशन किया गया है। अब ये R जो है वो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिसेप्टर्स थी, ठीक है, और हमें याद है K1 क्या था? K1 जो है एसोसिएशन था, ए जो है हमारी ड्रग थी, R जो है वो था कैपिटल वाला R जो है वो फ्री रिसेप्टर्स थे, बट यहाँ पे वो कैपिटल R मेंशन नहीं किया गया,
ठीक है। तो उस कैपिटल आर की जगह यहाँ पे हमने टोटल रिसेप्टर्स को मेंशन किया है और उसमें से हमने माइनस कर दिया है ये कॉम्प्लेक्स वाला रिसेप्टर आर ए। ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्स में जो रिसेप्टर्स हैं और जो टोटल रिसेप्टर्स हैं इनको हम माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली इन द एंड हमारे पास वही कैपिटल आर आ जाएगा। और वो कैपिटल आर क्या था, फ्री रिसेप्टर्स। ठीक है। टोटल रिसेप्टर में से बाउंड रिसेप्टर्स को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास फ्री रिसेप्टर्स वाला कैपिटल आर आ जाएगा। तो इक्वेशन जो है हमारी सेम हो जाएगी K1A इंटू आर। वो कैपिटल वाला आर लिखें हम या हम ये वाली बात लिखें, बात एक ही हो जाएगी। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन सेम लिखा हुआ है, दोनों जो है ना एक दूसरे के इक्वल हैं। इसके बाद आती है एक और बात। अब ये बात आपको गौर से सुननी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें आर ए जो है और आर ए डिवाइडेड बाय आर लिखा हुआ है। अब आर जो है टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं और आर ए जो है वो ऑक्यूपाइड रिसेप्टर हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिसेप्टर हैं ड्रग के साथ। ठीक है। बाउंड रिसेप्टर्स हैं। तो ये जो है ये फ्रिक्शन हमें दिखाई दिया गया है कि ये फ्रिक्शन है बाउंड रिसेप्टर्स का टू द टोटल रिसेप्टर। ठीक है। टोटल रिसेप्टर में से ये फ्रिक्शन दिखाई दिया गया है, हमें फ्रिक्शन दिखाई देने जा रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला जो है ना ये टोटल में से बाउंड का इतना फ्रिक्शन है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिसेप्टर हैं इनका फ्रिक्शन जो है ना वो इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है रेशो। किसका रेशो है ये रेशो है एसोसिएशन का। ठीक है। एसोसिएशन का रेशो दिखाई दिया गया है हमें टू द रेशो ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन के सम का। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के सम से एसोसिएशन और डिसोसिएशन का हम सम करेंगे, प्लस है ना, तो उस सम में से हम निकालेंगे रेशो इस एसोसिएशन का। ठीक है। अब इस एसोसिएशन का जो रेशो निकलेगा वो इस वाले फ्रैक्शन के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की निशानी है। ठीक है। अब ये इसके इक्वल कैसे है, देखें यहाँ पे जो है ना वो आर ए है। यहाँ पे ये वाली ड्रग जो है ना हमारी रिसेप्ट ए जो है ड्रग है, ए जो है इतनी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो रिसेप्टर्स के साथ बाउंड है। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जितनी ड्रग बाउंड है उतनी ड्रग डिसोसिएट भी हो रही होती है। ठीक है। यानी उतनी ड्रग हमारी फ्री फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये वाली ड्रग हमारी फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, यहाँ पे ड्रग जो है ना वो रिसेप्टर के साथ बाउंड है। पर यहाँ पे अब आप कहेंगे कि आर क्यों नहीं है मेंशन, क्योंकि आर हमने यहाँ लिख दिया, पर आर है तो सही ना। ठीक है। तो मतलब जितनी ड्रग फ्री फॉर्म में है उतने रिसेप्टर्स भी फ्री फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो इक्वल हो जाएंगी कि फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्यूपाइड रिसेप्टर्स वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है। रेशो ऑफ द एसोसिएशन के टू द सम ऑफ द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ठीक है। 1:1 के रेशो में जा रहे हैं। ठीक है। ये मतलब ये एक स्केल पॉइंट यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है। ठीक है। कि एक दूसरे में एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो है ना वो बैलेंस में जा रहे हैं। K2 डिसोसिएशन का रेशो यहाँ पे दिखाई दिया गया है टू द एसोसिएशन। रेशो ऑफ डिसोसिएशन टू द एसोसिएशन दोनों जो है ना एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है। अब क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन K2 और K1 आपको पता है ये डिसोसिएशन है, ये एसोसिएशन है, ये दोनों जो हैं इक्वल जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको इक्विलिब्रियम में ऐसे लिख लें। तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे पास। अब ये वाली बात जो है ना आगे जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको गौर से सुनिएगा। ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये Ka जो है वो रेसिप्रोकल है। ठीक है। रेसिप्रोकल किस चीज़ का है, रेसिप्रोकल है ड्रग्स एफिनिटी का। ड्रग की एफिनिटी जो है रिसेप्टर्स के लिए उसका ये Ka रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्स और रिवर्स। ठीक है। इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिस चीज़ को हम कहते हैं ना, तो रेसिप्रोकल जो है वो इनवर्स होता है। अब इनवर्स ये किस तरह से है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना उसके अपोजिट में है ये। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
अपोजिट है ड्रग्स की एफिनिटी के, ठीक है। यानी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा ज़्यादा होगा तो ड्रग की एफिनिटी जो है ना रिसेप्टर के लिए वो कम होगी, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा कम होगा तो ड्रग की एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होगी रिसेप्टर के लिए। यानी एक दूसरे के ये दोनों चीज़ें जो है ना वो अपोजिट में होंगी, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी तो ये इस बात की को मेंशन करेगी कि ड्रग की जो एफिनिटी है ना वो रिसेप्टर के लिए कम है। और अगर ड्रग की एफिनिटी कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसोसिएशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि अगर एफिनिटी कम होगी तो ड्रग जो है वो रिसेप्टर को इजीली और जल्दी से लीव करके सेपरेट हो जाएगी ना रिसेप्टर से, तो मतलब डिसोसिएशन ज़्यादा होगी। और अगर ये एसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा तो इसका मतलब एसोसिएशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अगर डिसोसिएशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, यानी एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। एफिनिटी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अपोजिट में है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होगी तो एफिनिटी कम होगी, अगर ये कम होगी तो एफिनिटी ज़्यादा होगी, सिंपली। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि ये जो आर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर और ड्रग जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसका जो फ्रैक्शन है टोटल में से वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्यूपाइड रिसेप्टर्स को, ठीक है। ये ऑक्यूपाइड रिसेप्टर्स का फ्रैक्शन है, सिंपली फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। इस चीज़ का ये वाली इक्वेशन जो है ना इस चीज़ का फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे देखें आर ए जो है वो ऑक्यूपाइड रिसेप्टर हैं। अगर ऑक्यूपाइड रिसेप्टर जो हैं वो टोटल रिसेप्टर्स के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब कि जितने भी रिसेप्टर्स थे वो ड्रग ने सारे ऑक्यूपाई कर लिए, ठीक है। यानी जो भी टोटल रिसेप्टर्स थे वो अगर सारे ड्रग ऑक्यूपाई कर लेगी तो उसके बाद जो है ना ड्रग अपना जो उसके बाद जो ड्रग एक्टिविटी दिखाएगी ना तो वो ड्रग की इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है ड्रग की, ठीक है। मैक्सिमम एबिलिटी होती है ड्रग की कि वो कितना एक्शन दिखा रही है, उसको हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हैं। तो जब ये सारे रिसेप्टर ड्रग ऑक्यूपाई कर लेगी तो ड्रग के जो है ना हमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी दिखाई देगी। तो अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि व्हेन occupy receptor are equal to total receptor, that is all receptors are occupied and the response is thus proportional to its intrinsic activity। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी हमारे पास आ जाएगी। इस थ्योरी की एक इम्पॉर्टेंट बात लास्ट में मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरी जो है वो पार्शियल एंटागोनिस्ट के लिए काम नहीं करती, ठीक है। बाकी सारी टाइप्स ऑफ ड्रग्स के लिए ये थ्योरी काम करती है बट पार्शियल एंटागोनिस्ट के लिए ये थ्योरी काम नहीं करती। अल्लाह हाफिज़।